नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है। जी हां, 70 में से 67 सीटें न किसी ने देखा, न किसी ने सुना और न किसी ने इसके बारे में सपने में सोचा, लेकिन ऐसा अविश्वसनीय हो चुका है। दिल्ली में यह इतिहास रचा जा चुका है और इस इतिहास रचने के बाद अब दिल्ली के अंदर क्या होगा, आप अपने वादे कैसे पूरा करेगी, उसका रोड मैप क्या होगा, क्या राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का उसको समर्थन मिलेगा या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की उसको इसलिए दरकार है क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है। जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, देश के ओपिनियन मेकर्स क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में, आज इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खास मेहमान। सबसे पहले हम आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ दीपक वाजपेयी जी हैं वरिष्ठ नेता आप आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पूरा पैनल मौजूद है। एनके सिंह सर हैं हमारे साथ स्मिता मिश्रा जी हैं, हमारे साथ अनिल बंसल जी हैं, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ राज बिहारी जी हैं। ये तमाम काउंटर क्वेश्चंस करेंगे हमारे तमाम नेताओं से, जो अपना अपना एजेंडा यहां पर बताने वाले हैं कि अगले 5 साल दिल्ली के लिए उनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी से शुरुआत करते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कैसे करेंगे वादे पूरे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। जिम्मेदारी का एहसास इस बात से होता है कि जितना प्रचंड बहुमत हमको मिला है, हमें किसी 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है, क्लियर मेजोरिटी इनफ होती है। ये केवल वो विश्वास है जो लोगों का है। 2/3 नहीं, आपको तो 95%। वही कह रहा हूं कि हमें 2/3 बहुमत की भी जरूरत नहीं थी दिल्ली जैसे स्टेट में, क्योंकि हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करने होते, उतना ही बहुमत पर्याप्त है। लेकिन ये एक मैग्नीट्यूड है जो विश्वास का, वो हम पे जिम्मेदारी लाता है। 2 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं कि कहीं हम एरोगेंट ना हो जाए, जिसपे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने अंडरलाइन किया। दूसरा, ये एक चीज और ये बताता है ये मैंडेट कि जो पार्टी लोगों के बीच में जाएगी उनसे पूछेगी कि प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट प्रोग्राम टू द लास्ट स्टेप लाएगी, उस पर जनता विश्वास करेगी। और अगर हम इस पे खरे उतरेंगे तो भारतीय राजनीति का एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, लोग प्रोग्राम्स की बात करेंगे। और अगर हम फेल करेंगे तो लोगों को भरोसा उठ जाएगा कि कोई कितना भी अच्छा मैंडेट, मैनिफेस्टो या एक्शन प्लान लेके आए, लेकिन एक चुनावी वादे के तौर पे लेके आया, हमको चीट किया और आगे निकल गया। तो ये जिम्मेदारी, अगर हम कोई राजनीतिक बदलाव लाने के लिए अगर हम कमिटेड हैं, तो हमारे लिए ये गीता, कुरान, बाइबल है। और हम पूरी ताकत, पूरे कमिटमेंट के साथ आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी जान लगा देंगे कि एक एक प्रॉमिस अगला चुनाव आने से पहले हम पूरा करें और जनता के सामने रखें। और न सिर्फ केवल अपना मैनिफेस्टो, अगर कोई पॉइंट हमसे छूट गया है और भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है या आलोक भाई की कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, अगर उसको कवर कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का संख्या बल कितना भी कम हो सदन में, लेकिन उसे इस बात का कभी कोई एहसास नहीं होगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे, राय मशविरा करेंगे और जो उनकी राय होगी वो संख्या बल से नहीं हटाएंगे, तर्क पे उसको कसने की कोशिश करेंगे। तर्क पे कसने की कोशिश करेंगे। आपने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं दिया लोकसभा के अंदर कांग्रेस को, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद देने को राजी है, 3 विधायकों के होने का बावजूद। दीपक जी, आपके माध्यम से, आपके स्पेशल शो के माध्यम से मैं दीपक वाजपेयी जी को ढेरों बधाई देती हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूं, क्योंकि जितना बड़ा मैंडेट 54% का इन्हें मिला है, वो आम जनता का ब्लेसिंग्स भी है और कुछ दिनों में ही थ्रेट में भी बदल सकता है। लेकिन जैसा इन्होंने सबके बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में और वरिष्ठ लोगों के बीच में विश्वास दिलाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिल से, जिस जुनून से ये कह रहे हैं, तो जरूर ये उस बात को करने का न सिर्फ प्रयास करेंगे, ये करके जमीनी स्तर पे दिखाएंगे, क्योंकि आम आदमी की वो उम्मीद बनी है, वो विश्वास बना है। अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो केंद्र में है, केंद्र में बैठी सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कल सबसे पहले न सिर्फ बधाई का फोन किया, उन्हें आमंत्रित किया चाय पे और ये कहा
की पूरी सपोर्ट इन्हें मिलेगी। बात आती है ऑपोजिशन लीडर की। ऑपोजिशन लीडर का जो पद है ये अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत की सरकार बनाई उसमें हमारी स्पीकर महोदय ने वहां की जो परिस्थितियां हैं उसको देख के उन्होंने ये स्पीकर महोदय ने इस बात को रिजर्व रखा। आप लेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद, नहीं लेंगे? अभी इस पे पार्टी में बैठ के सोच होगी और उसके बाद बताया जाएगा। ना तो अभी इन्होंने ऑफर किया है, अभी तो कुमार विश्वास जी ने बोला, आज दीपक जी के मुंह से सुने, कभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऑफिशियल होगा तो हमारी पार्टी भी उन 3 चुने हुए उनके साथ बैठ के, हमारे जो नए विधायक हैं उनके साथ बैठ के जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। आलोक जी, बड़ा सवाल यहां पर, 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा में मूक दर्शक भी बनकर नहीं बैठ पाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास एक भी विधायक नहीं है। दिल्ली की जनता ने जो निर्णय लिया है, ये शर्मनाक नहीं? देखिए, शर्मनाक की बात नहीं कहूंगा मैं। दिल्ली का जो मूड है, दिल्ली की जनता ने जो निर्णय लिया है उसको हम शिरोधार्य करेंगे। इसमें शर्म की कहीं बात नहीं है। हमसे कहीं गलतियां हुई होंगी तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारे लीडर्स का जो कनेक्ट जनता से टूटा है उस कनेक्ट को वापस बनाने का प्रयास करेंगे। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज जिस तरह से जनादेश आया है, सबसे पहले दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने एक तरफा जनादेश दिया है। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं जनता की, और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को। सत्ता आती और जाती रहती है कि कहीं भी किसी भी तरह से दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पास अब ये भी कहने को नहीं है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। अब तो पूर्ण बहुमत से भी कहीं आगे हैं आप। अब तमाम जो मुद्दे हैं, खासतौर पर जो मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया, अब जल्द से जल्द दिल्ली की जनता चाहती है कि उनको कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। सबसे पहला मुद्दा दीपक मैं आपके सामने लाना चाहूंगा बिजली का। आपने कहा 50% बिजली के दाम कम कर देंगे, कैसे करेंगे? सब्सिडी कहां से आएगी? हाँ दीपक भाई, अब की बार हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको 1 सेकंड के अंदर दूंगा। हमने जो प्रोग्राम तय किया उसमें 2 चीजें लगी। एक तो हमने कोशिश की जो बेस्ट टैलेंट है वो बैठ के प्रोग्राम बनाए। दूसरा, वो अपने मन से कमरे में बंद होकर ना बताए कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, पहले जाके पता करें क्या चाहिए। इसके बाद हमने लास्ट में कॉस्ट एनालिसिस तक की कि कहां से पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे लगेंगे। खासतौर पे बिजली, पानी और अस्पताल जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, उस पर हम क्या करेंगे। मैनिफेस्टो के आगे जाके हम एक एक्शन प्लान लेके आए। आज चीफ सेक्रेटरी साहब को अरविंद जी ने अपना जो मैनिफेस्टो है वो दिया है, एक्शन प्लान जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो दिया है। 19 तारीख तक उनसे कहा है कि हर मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं वो तैयार करके रखे कि कितने दिन में कौन सी चीज इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक है तो वो बताएं। हमने इकोनॉमिक्स भी बड़े वायदों की वर्कआउट की है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि हम शुरू से कॉन्फिडेंट थे कि दिल्ली की जनता विश्वास व्यक्त करेगी, तो कोई हवाई वायदे नहीं। हमने पहले सरकार भी की चलाई है, हमने इकोनॉमिक्स वर्कआउट कर ली है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको पूरा करके आपको दिखाऊंगा। क्या ये दीपक जी मैं पूछना चाहूंगी कि बिजली क्या सभी को देंगे या सिलेक्टिव देंगे, जैसे पिछली बार किया था कि इतने यूनिट तक? अभी आपने सबसे वादा किया है कि आपकी बिजली के 50% रेट कम आएंगे, और अरविंद जी ने कल ही कहा है कि मुझे डर लग रहा है। तो मैं मतलब वो डर एक अधिक प्यार का भी डर लग सकता है, और वो वैसे भी लग सकता है कि इतने बड़ा चांद तोड़ के लाने का वादा है, दिखा तो दिया आपने। देखिए, पहले चुनाव के बाद भी जिन 49 दिनों को सामान्य तौर पे कहा जा रहा था कि वो हमारी लायबिलिटी होंगे, दरअसल मैंने कैंपेन में साथ में काम किया है, वो हमारी लायबिलिटी नहीं, हमारी एसेट साबित हुए हैं। और आप देखिए, एक मॉडल है इसके पीछे, एक इकोनॉमिक मॉडल है। हमने कहा कि पानी के बिल माफ करेंगे, बिजली, सुनिए एक बार, हम बिजली की बात कर रहे हैं सर, एक सेकंड बताएं। हमने एक मॉडल ये बनाया है, अगर हमारा पिछला भी मैनिफेस्टो देखें, हमने कहा जल मित्र परिवार, 20,000 लीटर तक आप खर्च करते हैं, आप जल मित्र परिवार हैं, आप जल संचित कीजिए, एक्स्ट्रा गाड़ी मत धोइए पानी से, तो उसका आपको इंसेंटिव मिलता है कि वो पानी आपको फ्री मिलता है। द मिनट यू क्रॉस दैट लिमिट, दैट मीन्स जो WHO के मानक है उनके हिसाब से आपको इतना पैसा इस क्लाइमेट में इस देश के अंदर खर्च करना चाहिए। अगर उस एवरेज को आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उस आदमी को जो जल मित्र परिवार है। तो केवल ये पैसे या राहत की बात नहीं है, ये हमारी
फ्यूचर का विजन है। बिजली के बारे में भी यही बात है कि एक बिजली का इतना प्रोडक्शन है, ऑन एन एवरेज इतना पैसा खर्च करना चाहिए, पर एक व्यवस्था यह बन जाती है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में एक सीट खरीद के दे दूंगा। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं एक मकान में 26, 20, 50 एसी लगा लूंगा। वो बात ठीक नहीं है। अब अगर हम बात करें तो 83% लोग दिल्ली के, उनको अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो लगभग पूरी दिल्ली को, या हमने उनको अगर राहत दी है तो लगभग पूरी दिल्ली को राहत मिल गई है। इस पे हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के बहुतायत वर्ग को वो राहत मिले। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं एक, कि जो आपने आरती जी ने कहा कि सबको राहत, मैं एक मिनट बता, सुन, एक 30 सेकंड दे। सबको राहत जो हमने पिछली बार भी कही थी, ये जो ऑडिट है जिसमें बहुत बड़ी राहत निकल के आने वाली है, बुक्स फज की गई, हम लगातार ये बात कह रहे हैं, जिसमें कि कंपनियां लगातार अपना घाटा दिखाती हैं, उससे पैसे बढ़वाती, वो जैसे ही आएगा सबको राहत मिलेगी। और अर्जेंट जो हमने कहा था पिछली बार, वो सेम चीज आपकी वापस आएगी। बिजली के बिल फिर 83% लोगों को राहत मिलेगी। और जैसे ही 100% को नहीं मिलेगी, 100% मैंने बताया। ऑडिट पिछली बार 83 को नहीं मिला, 83%, पिछली बार 83 को नहीं मिला। आप चेक कर, हाँ, आप चेक कर ले इस फिगर को। मैं ये कह रहा हूं 100% कैसे, जो हमारा पहले मॉडल था कि जैसे ही सीएजी ऑडिट्स आएंगे आपको पता लगेगा दरअसल ये बिल का डेडलाइन ये नहीं है। ये जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, सोचिए कितने बिजली खर्च होती है, हम सब वहां पे अक्सर जाते रहते हैं। लिखा है कंजम्पशन 0, बिल 0, ये बुक है, ये सामने पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको सीएजी जैसी ऐसी सर्वमान्य बॉडी, जिसपे ना मुझे शक है, ना आपको, ना आरती जी को, ना आलोक जी को, वो उसका ऑडिट कर रही है। ये बात सामने आएगी कि आप बुक्स के जरिए कैसे इन्फ्लेट करते हैं रेट्स, आपके ऑटोमेटिक आपकी सबको राहत मिलेगी, सबके बिल आधे होंगे। पर हमने वायदा किया है, हम वही स्लैब जो हमने लागू किया था, हमने अपने होर्डिंग्स लगाए हुए कि ये राहत आपको इतने पैसे पर यूनिट, इतने पैसे पर यूनिट, इतने पैसे पर यूनिट मिलेगी, वो हमारा प्रॉमिस है, विल फुलफिल दैट। आलोक जी, क्या ये कह रहे हैं 83%, 100 से 83 पे आ गए हैं, 83 से भी कम होगा? देखिए, मैं समझता हूं 83 का जो आंकड़ा है दीपक जी, वो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाला है। और ये तो काले धन वाली बात हो गई कि पहले ही प्रोग्राम में, वैसे तो हमें अभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, शपथ ले रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको पूरा मैंडेट दिया है, समय भी दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सीधी सीधी बात, सीएजी की बात, इधर की बात, उधर की बात सब छोड़ दें। दीपक जी, सीधा प्रश्न है, क्या अगला बिल दिल्ली वालों का आधे दाम पर आएगा बिजली का? हाँ या ना में जवाब मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। हाँ या ना? दीपक जी, हमने एक टैरिफ बना के दिया। नहीं, बिल्कुल आएगा। हमको इतना मोहलत दीजिए कि जैसे क्या होता है कि आप स्वयं सरकार चला रहे हैं, हमने एक 5 साल का, इस पे तो मैं हाँ ना बता रहा हूं आपको, हमने 5 साल का एक कार्यक्रम दिया। और जब हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बात करते, आप हमें, अभी हमने शपथ लेने में भी समय बाकी, हमने शपथ के निमंत्रण में तय नहीं किया कि 3 बजे या 3:30 पे शपथ लेंगे। आप हमसे कह रहे हैं हां या ना, 100% या 83%, कल या ये वाला बिल। मेरा ख्याल इस राजनीति को समाप्त करके, 14 साल से काला धन जो नहीं आया दीपक जी, वो आपने हमसे, मैं आपसे 5 महीने नहीं हुए थे, आपने हमसे पूछना शुरू किया 15 लाख कब आएगा, 15 लाख कब आएगा, 15 लाख। तो ये तो आप पे भी वापस आएगा। एक मिनट, मुझे 20 सेकंड और दे, समाप्त करने आरती जी के सवाल का भी जवाब जोड़ देता हूं। 20 सेकंड मांगिए। 20 सेकंड केवल दे रहा हूं। मेरा केवल यह कहना है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो, जैसे ही, इसमें सबसे अच्छी चीज ये बन रही है आज के शो की शुरुआत में जो लगी, जैसे ही चुनाव खत्म हो, हम वो कटुता की तरफ मुड़ के ना देखें। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, अपोजिशन को इंक्लूसिव प्रोग्राम, और उसके साथ जो हमने वायदे किए हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में हम विजन डॉक्यूमेंट नहीं लाए, हम मैनिफेस्टो विद एक्शन प्लान लेके आए हैं, जिसपे आप हमको बिल्कुल बता सके कि हमने वायदे। एक्शन प्लान पे तो हम पूछ रहे हैं जी, हाँ या ना। जी, तो बिजली बिल आधा होगा या नहीं? नहीं, सवाल था कि इस बार जो बिजली का बिल आएगा, दिस साइकिल, यानी जो बिजली खर्च कर चुके हैं, अच्छा नहीं, 4 महीने बाद बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम इसको अपने पहले जो सबसे शुरुआती जो फैसले होंगे, उन फैसलों में जो हमने पहले राहतें दी थी, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, या हमने वायदा किया महिला सुरक्षा का, चाहे हमने लोकपाल के बारे में बात की थी, या हमने स्वराज बिल के बारे में बात की थी, टीवी की बात की है, वाईफाई की बात की है, ये तो अब ये मैं स्वीकार कर लेता हूं कि कल मैं वायदे पूरे नहीं कर सकता हूं। शपथ लेने के बाद हम काम शुरू करेंगे, और सीसीटीवी एक दिन में नहीं लगेंगे। मैं कह रहा हूं अपनी बात, वाजपेयी साहब, नहीं सुनिए एक मिनट, मैंने कहा कि स्वराज बिल, लोकपाल बिल, या भारतीय राजनीति को बदलने वाले बिल हैं ये। हमने कहा कि पानी और बिजली
और महिला सुरक्षा, जिसमें हमने कहा था कि हर बस में हम आपको गार्ड देंगे। ये आप देखिएगा कि ये बिजली की रफ्तार, मैंने कहा कि स्वराज बिल, लोकपाल बिल, या भारतीय राजनीति को बदलने वाले बिल हैं ये। हमने कहा कि पानी और बिजली और महिला सुरक्षा, जिसमें हमने कहा था कि हर बस में हम आपको गार्ड देंगे। ये आप देखिएगा कि ये बिजली की रफ्तार से होगा और विजिबल बदलाव होंगे कि आप बस में जाएंगे, शायद सरकार बनने के 1 महीने के भीतर लगभग आपको देखेंगे, जहां तक हमारी उम्मीद है। आई एम नॉट गिविंग यू अ डेडलाइन दैट यू मार्क इट राइट हियर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बट विद इन अ मंथ आई होप in every single public transport bus you will find a guard sitting next to you. The minute a girl shouts, make noise, gives a signal, the guard will be right there. This will be a visible change. ये एक दिखाई देने वाला बदलाव होगा। ठीक है, मानिए आपकी बात, मानिए। छोटा सा यहाँ पर चलिए, तालियां बज गई है। पहले पब्लिक के पास चलते हैं, फिर हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। एहतियाब, सबसे पहला सवाल कौन, हाथ उठाइए आप जी। क्या आपको लगता है आपके बिजली के बिल आधे होंगे? ये सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर बिजली कंपनियां इतनी ही सच बोल रही हैं तो वो अपना सीएजी ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहती हैं? सीएजी ऑडिट के बाद ही 2G का भी घोटाला पकड़ा गया था। तो अगर सीएजी ऑडिट हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पता चलेगा बिजली कंपनियों को सच में नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो सच सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध। और आपको लगता है सीएजी ऑडिट से फायदा होगा? बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है बिजली कंपनियां फायदे में चल रही हैं, वो दिखा रही हैं कि वो नुकसान में चल रही हैं। वो दिखा रही है वो नुकसान में चल रही है। दीपक, आपकी बात पे जनता को भरोसा है और शायद इसीलिए आप बताइए। सर ये बताइए कि हमने मकान बनाया है तो उसमें मिस यूज क्यों लगा दिया गया? 1,06,000 का मिस यूज लगाया गया। मकान हम लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं, लेडीजें कैसे बनाती हैं ये तो आप जान सकते हैं, और मिस यूज लगा दिया गया 1,06,000। अगर आप नहीं देंगे तो आपका मीटर उखाड़ देंगे, आपके साथ ऐसा करेंगे और आके खड़े हो जाते हैं 4 आदमी। ऐसा क्यों है? कल आपकी सरकार आ रही है, रुक जाइए, 14 तारीख को शपथ लेने दीजिए, जिसके साथ भी इंजस्टिस हो। अब किसी नेता की सरकार नहीं है, अब आपकी सरकार है, जहां पे भी यही तो छोटी छोटी चीजें हैं। जब हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं तो यही छोटी चीजें भूल जाते हैं। आपने यही आदेश देके भेजा जिसके साथ भी जाती होगी। अब आम आदमी 4 आदमी आ जाते हैं, बोलते हैं तो आप कुछ दीजिए, मैं नहीं दूंगी। हम साथ बैठेंगे। अब यही लोग, आप, हम, जिनके सारे दिक्कतें हैं, इर्रेगुलर कॉलोनीज की दिक्कतें हैं, जो हमारी रोज दिन की दिक्कत है। मोटर ने पानी खींच लिया, पानी नहीं आ रहे। देखिए, अगर आप करते हैं तो ठीक है, चीजों पे ही आपने विश्वास व्यक्त किया। मैं बिल्कुल, अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो केस लड़ूंगी। सोच समझ के मैं पूरी क्या कल से मिसयूज शब्द जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उससे हट जाएगा? 1 मिनट, मैंने आपसे पहले कहा, मेहनत से बनाते हैं और मिसयूज लगा देते हैं। क्या मिसयूज किसी का नहीं लगेगा? आपकी सरकार बनने के बाद मकान बनाया है, मिसयूज का क्या मतलब? कानून से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। ये मुहावरे मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अभी हमारे पास भी वक्त है जैसे, वैसे आपके पास भी वक्त है। बाबा, आपने चुनाव अभी 5 दिन में आपने कहा कि इतने लाख लोगों का बिल माफ, और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल के पैसे लीजिए। आप महिला को ऐसी सांत्वना देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या आपका मिसयूज नहीं लगेगा? क्या इस महिला का 1,06,000 रुपए मिसयूज आप हटा देंगे? बिजली काटी थी उसको भी पे करने पड़े। हाई कोर्ट ने आपको 49 दिन में फटकार लगाई थी, अरविंद केजरीवाल जी ने काटी थी उसको भी पे करा। मेरा मीटर भी नहीं लग रहा। दीपक जी, कहना बहुत आसान है। क्या इनका 1,06,000 मिसयूज जो लगा है वो हट जाएगा? जैसे ही सवाल खत्म हो, ऐसा क्यों? जैसे ही वॉली ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो, मैं जवाब दूंगा, ठीक है? कई सारे सवाल जब लगातार आते हैं तो ऐसा लगता है, वो क्या होते हैं, पहले सवाल, सवाल से आरोप, आरोप से मुहावरा, मुहावरे से आंसर चाहिए। बिल्कुल दे रहा हूं, आपका जवाब तो मैं पहले ही दे रहा था जब मैं सवाल हो गया ना। सुनिए, देखिए, पहले अब यही मुद्दे, ये चुनाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप इन्हीं के पास जाके पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए मुझे, उसी के आधार पर सीधे स्टेट करते हैं ये दिल्ली का प्रोग्राम है और उस पर काम करते हैं। हम उसी का प्रोग्राम बनाते हैं, इसीलिए इर्रेगुलर कॉलोनीज से लेके पानी बिजली से सारी समस्याएं बड़ी हैं। ये इनकी केवल एक इसका मिसयूज का केवल एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सारे बात, मतलब बिना मतलब, जिसमें जो हमारा बड़ा इशू रहा अभी कैंपेन का भी, कि कई बार जो अनजस्टिफाइड तरीके हैं उन तरीकों से बिजली कंपनियों ने लोगों को तंग किया है। कोई भी आदमी, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई घर में बैठा हुआ आदमी हो, चाहे छोटा बिजनेस करने वाला हो, कोई आदमी हमें ऐसे नहीं मिलते कि जो चोरी करके काम करना चाहते हो, जब वो रीजनेबिलिटी की लाइन क्रॉस करते हैं, विच इज अ डेलिबरेट लाइन। क्योंकि अगर मैं आपको अगर आप
को 5 रुपए टैक्स है तो 5 रुपए टैक्स आप मुझे निकाल के दे देंगे, मैं बताऊंगा नहीं 20 रुपए टैक्स है, 10 रुपए मुझे दो, 10 रुपए तुम रखो। भ्रष्टाचार की जननी यही है। तो ये कोई ये बेईमान नहीं है, ये बेईमान नहीं है, ये बेईमान नहीं है, मैं बेईमान नहीं हूं, यही हमारी राजनीति है। जहां सुविधा, और ये सरकार इनकी है, ये डिसाइड करेंगी। जो इस कानून की बात करते हैं वो कानून ये बनाएंगी, ये इन्होंने सरकार अब लिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं, एक मिनट, मैं कानून तो विधायकों ने बनाना होता है। विधायक इन्हीं के बन के है ना, आम आदमी। आप इनसे पूछने तो जाएंगे नहीं विधानसभा में कि ये कानून बनाएंगे। बने हुए हैं, उनको क्या आप शपथ लेते देखिए, सबसे पहले जो कानून बने हुए हैं उनको आप क्या करेंगे? ये कोई जो अब ये बता रही ना मिसयूज का कानून, ये कौन सा कानून? चलिए आप ही बताइए किस कानून की बात करें, चलिए आप बताइए। बिजली के मिसयूज के कौन सा कानून है? कौन से कानून बात करें? नहीं, यू टेल मी, आप बताइए। आप दोनों लोगों ने कानून में बताता हूं, कौन कानून बता देता हूं मैं आपको। जी बताइए। आप सुनिए, कानून ये है कि अगर बगैर प्रॉपर कनेक्शन के कोई मकान बनाता है अपना, तो उसको ऊपर बिजली के वाले और पानी वाले दोनों मिसयूज लगाते हैं कि हमने पानी पीने के लिए दिया था, मकान बनाने के लिए नहीं दिया था। बिजली हम जलाने के लिए देते हैं, मकान बनाने के लिए, कमर्शियल काम के लिए नहीं देते, इसलिए मिसयूज लगता है। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या ये महिला स्वयं निर्धारित कर सकती है? इसी पब्लिक डिस्कोर्स में हम जार्गन सीखते हैं। हम कहते हैं संविधान टूट गया, हम कहते हैं कानून टूट गया। अभी मैंने पूछा हमारे दोनों पैनलिस्ट से कि कौन सा कानून, तो पता लगा दरअसल वहां कोई कानून नहीं है। आप जब किसी चीज को अप्लाई करते हैं, चाहे बिजली या पानी जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लॉज बनाते हैं, बाय लॉज बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, जो उस कानून की जो बेसिक कानून उसके इंप्लीमेंटेशन के तरीके। अब आपने वहां पर कॉम्प्लिकेटेड एक कानून बनाया हो कि अगर आपने एक ईंट रखी, पुलिस वाला पहुंचता है, एमसीडी वाला पहुंचता है, वो बताता है ये मिसयूज है, पैसे दे दो, मिसयूज करो। बिल्डिंगें बन रही है वहां पे, ये पूरी जो भी जिनको ये अगर गलती नहीं करेंगी तो फिर ये पैसे किस बात के देंगे? यही हम खत्म करेंगे। हम आपको सिंप्लीफाई दी लॉ। चलिए, तो हमें इनको टाइम देना चाहिए थोड़ा। हमने महीना 2 महीना सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसकी सबसे स्टडी की, कहां पे आम आदमी हट जाएगा। वही बात है, मिसयूज। अब जैसे हमने पूछा ना कि कौन से, अब जैसे मैं कहूंगा हट जाएगा, एक लोग कानून को नहीं मानते, ये तो संविधान को भी मानते। मैं पूछूं कौन सा जाएगा इस महिला का? नहीं, जो हमारी बड़ी बहन है, इनका 1,06,000 रुपए तय कर लें, क्योंकि इनकी स्वयं की सरकार है। आपकी बड़ी बहन है, हमारी तो यही सत्ता में बैठी हुई है, तो इन्होंने एग्जैक्टली यही कमिटमेंट चाहिए, इसी से बदलाव होगा। हम सिंपली सुनिए, एग्जैक्टली मैंने आपकी सारी उम्मीदें पूरी करेंगे हम। कहीं किसी के कोई एक रास्ता अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे जहां पर आदमी खड़ा होकर हमसे पैसे मांगे। यही कानून सिंप्लीफाई करने हैं हमको। कोई कानून आड़े नहीं आता, कोई संविधान आड़े नहीं आता, कोई संविधान नहीं। कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो नहीं कहता है इस तरह की कि आप लगा के उसमें 15% आपने लगा दिया कि 3500 पेनल्टी है, 1500 लाओ। ये कोई कानून नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। मिसयूज का कानून है सर, पूरा कानून, और उस कानून के तहत ही उनको नोटिस नहीं है। आप अभी क्या पक्ष में हैं? आप एनके सिंह सर, सोच समझ जो दीपक कह रहे हैं कि इस तरह से इन कानूनों को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, क्या इस तरह से इन कानूनों को सिंप्लीफाई करना संभव भी है? फिजिबल है। उसमें सिर्फ इतना है कि अब जैसे मिसयूज है, ये बात दुनिया जानती है कि अगर हम मकान बनाएंगे तो पानी लेना पड़ेगा। आपने पानी का कनेक्शन नहीं लिया है। जो कानून बना था तो इसीलिए बना था कि पानी बिजली आप ले लीजिए मीटर, अगर नहीं लेते हैं तो ये मिसयूज में आएगा। लॉ ऑपरेट करता है तो उसमें वल्नरेबिलिटी होती है, और वो आके कहता है इनसे कि साहब 1,06,000 है, आप 20,000 दे दीजिए और हम इसको दिखा देंगे पोस्ट डेटेड, उसमें हम इग्नोर कर देंगे। जब आप मीटर लगा लीजिएगा हम कहेंगे उसके बाद ये मकान बना है। यही ये पूरा खेल होगा। कुछ चीजें आप अगर चाहे तो कर सकता है, वो विल पावर, स्टेट क्राफ्ट का अगर विल पावर है तो उन लॉस को प्रॉपर ऑपरेशन उनका कर सकता है। उदाहरण के लिए बिजली जो ये कह रहे हैं आधा करेंगे, देखिए वो कैसे हो सकता है। 52% T&D लॉस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। अगर आपने ये जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो सेट हैं, उनके अगर आपने बिजली की चोरी रोक दी है, जो वो लॉक कर देते हैं और पूरा 10-10 एसी चलते रहते हैं, तो जो आपके सेंडिंग एंड पे मीटर लगा है जहां से बिजली कंपनियां लेती हैं और रिसीविंग एंड से चलता है, सेंडिंग एंड तक जाता है, उनके बीच का एक गैप होता है। इन्फ्लेटेड बिल दिखाते हैं, एक्चुअल जो परचेजिंग है वो दूसरी है, बिल आपने इन्फ्लेट करके उनको दिखा दिया। अगर आप चाहे
अगर उसमें शक्ति है, नैतिक शक्ति, मुझे अभी नहीं मालूम है कि कितना कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता करप्ट करती है और सत्ता में एक नशा होता है। मुझे डर है कि कहीं ये उस नशे में ना आ जाए। बड़े बड़े लोग आ चुके हैं पहले 65 साल में, तो कहीं ये भी ना आ जाए, ये ट्रैप है। लेकिन अगर ये 52% की चोरी बंद कर दें, इसी को आप ट्रांसफर करके जनता में बांट सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। वाटर हार्वेस्टिंग कर, आंकड़ों पर ही बात, आंकड़ों पर हम बात करेंगे। तीनों के पास मैं लौटूंगा, लेकिन मुझे रुकना है कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो बिजली पानी पर हमारी ये बहस जारी रहेगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे अनाधिकृत कॉलोनी की, उसका क्या रोड मैप है दीपक के। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल एडिशन टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपके वादों और इरादों की। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे आप? जी, आज भी जो हमारी बातचीत हुई है उसमें भी हमने ये, इस पे मतलब शुरुआती भी तो सरकार भी नहीं बनाई है, लेकिन हमने इस बारे में भी बात की है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जैसे अगर हम जाएंगे, जब बात करेंगे, तो हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि जो जनादेश मिला है वो किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को नहीं मिला है, उस एक्शन प्लान, उस मैनिफेस्टो को मिला है। दिल्ली की इतनी बड़ी तादाद में लोग ये बात चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है कि शायद इसी बात को वोट मिला है, शायद और दूसरे प्रोग्राम उनको वोट मिला है। तो वो जो एक समुच्चय कामों का जो एक हमने बनाया कि ये काम हम करेंगे, शायद उसी प्रोग्राम को वोट मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है, चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है कि शायद इसी बात को वोट मिला है, शायद और दूसरे प्रोग्राम उनको वोट मिला है। तो वो जो एक समुच्चय कामों का जो एक हमने बनाया कि ये काम हम करेंगे, शायद उसी प्रोग्राम को वोट मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है, अब तक जो रवैया रहा है केंद्र सरकार का, जिस तरह की गर्मजोशी हमें मिली है, मुझे लगता है कि वो इस बात को गर्मजोशी वो समझती है केंद्र सरकार कि इस मैनिफेस्टो को दिल्ली के इतने लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो वो उस जनादेश का सम्मान करेंगे और जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको वो मानेंगे। उसको फर्दर याद दिलाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का भी पुराना मैनिफेस्टो साथ में ले जाएंगे। जब हम इल्तजा करेंगे, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार से, तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना मैनिफेस्टो भी ले जाएंगे कि ये वायदा तो आपने भी किया था और ये वायदा हमने भी किया। मुझे लगता है कि शुरुआत में ही आपने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया है। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपने शुरू से ही कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया ताकि जब कुछ ना। सर, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, जोड़ दूंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। आई विल ऑल्सो गिव यू सम क्लैरिटी। नहीं, हम आपको और क्लैरिटी देंगे इस पे अगर मौका मिलेगा। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। पूर्ण राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुलिस। आप अगर पुलिस को लें तो पुलिस का एनुअल बजट 5,000 करोड़ का है। दिल्ली का अपना बजट 36,700-800 करोड़ का है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? मतलब आप जो मांग रहे हैं उसकी आप बिल्कुल सही बात है, कैसे भरपाई कर पाएंगे? आपने 500 स्कूल खोलने, आपने 20 कॉलेजेस खोलने, आपने पूरी वाईफाई करना है, पुलिस पे बात कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें की है। ये कैपिटल सिटी है, इसमें डिप्लोमेट बहुत बढ़िया सवाल पूछा आरती है। आरती ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि पुलिस का 5,000 करोड़ रुपए का बजट है, हमारा कुल बजट केवल इतना है, ये हम कैसे कर पाएंगे? कितना मुश्किल सवाल है। इसके दो जवाब है। पहला तो आरती जी का जवाब है जो भारतीय जनता पार्टी का, हम वैसे ही कर पाएंगे जैसे पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी करने जा रही थी, उन्होंने इसका वायदा किया था, वैसे ही कर देंगे। और इसका दूसरा जवाब है कि जब हम पुलिस नई पार्टी है, आप बता रहे मॉरल हाई ग्राउंड। अरे दूसरे आपने कहा है मैं अपने एक्शन प्लान का एक करूंगा। हम तो कन्वेंशनल पार्टी थी, इसीलिए हमें नकारा। आपको तो आपकी सच्चाई के लिए आपकी हर बात का मीनिंग होगा। बट मैं बाय द वे आपको बता दूं, आज मुझे बहुत हैरानी हुई। आज अभी आने से पहले चैनल पे चल रहा था, शांति भूषण जी ने कहा आम आदमी पार्टी गुंडों की पार्टी है और केजरीवाल जी भी ईमानदार नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों कहा। कल आप 67 सीट्स लेके आए, कल आपका आज शांति भूषण जी का ये बयान मुझे बहुत हैरान कर देने वाला था कि उनका स्पेसिफिकली कहना कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति नहीं है। आपके संस्थापक, आपके मूल प्रश्न ये है क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आया। ये इसका आंसर आप ज्यादा बेहतर दे सकते हैं कि ऐसी जीत में। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अन्ना है, शांति भूषण जी हैं, आप हैं, ये हैं सारे लोग, हमारे न्यूज रूम हमारे सीनियर हैं, हमारे एडिटर हैं, इन्होंने दीपक भाई हमारे सीनियर हैं। हमारी गलतियां खोज खोज के निकालिए,
हमें सुधारने का मौका जरूर हमको आप जो गलती बताएंगे हम देखेंगे भाई गलती है, हम शांति जी। और इसमें फंसने का, ये मैं फिर आगाह कर रहा हूं, ये हमारे फंसने का समय नहीं है, ये आपके फंसने का समय नहीं है। दोनों मिलकर दिल्ली बनाए। हम आपका सहयोग मांगेंगे, रोज आपसे अपनी गलतियां निकालने को कहेंगे। आप रोज गलतियां निकालिए, मैं रोज ठीक करूंगा। वाजपेयी जी, गलतियां निकालने का प्रश्न नहीं है। कहते क्यों दीपक? वाजपेयी जी, एक सवाल करना है वाजपेयी जी सर, मैं एक छोटा आपने कहा बस में गार्ड चलेंगे, वो आम आदमी पार्टी के अवैतनिक कार्यकर्ता होंगे, वॉलंटियर होंगे, या वो कोई जवान भर्ती करेंगे आप? उनका वेतन कहां से आएगा? जी सर। या पैरेलल दिल्ली पुलिस बनाएंगे आप? बहुत सही। देखिए अनिल बंसल साहब ने बहुत सही सवाल पूछा है। ये बड़ी खुशी, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे मौका मिला सवाल देने का। देखिए ये विजन है दिल्ली सरकार के पास आज। इनको तो ये सवाल ही नहीं है आरती जी के लिए, को आरती जी तो खुद ही किरण बेदी जी इसको आर्टिकुलेट कर चुकी हैं। दिल्ली सरकार के डिस्पोजल पे 17,000 से ज्यादा होम गार्ड्स आज हैं, जिनको हम अपने पास से जो भी मानदेय देते हैं वो सारे लोग अभी ज्यादातर लोग मिसयूज हो रहे हैं, अफसरों के घर में और दूसरे लोगों के घर में काम कर रहे हैं। इनको सबको विड्रॉ करेंगे। तब तो मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग जिन पर हमें कोई एक अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना है सिवाय उनकी यूनिफॉर्म के और दूसरी चीजों के, वो आप देखेंगे कि वहां पे मदद करें। कोई इरादा नहीं है पैरेलल पुलिस खड़ी करने का। उससे थानों में जो जवान है वो कम हो जाएंगे? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, होम गार्ड दिल्ली सरकार के लोग हैं, वो जवान के तौर पे काम नहीं करें, ना वो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, वो केवल हेल्पिंग हैंड है दिल्ली पुलिस के। वही काम दिल्ली पुलिस का करेंगे, ये काम किसी और का नहीं, दिल्ली पुलिस का ही काम है सर। बिना पैसे खर्च करे 17,000 से ज्यादा जवान हमारे डिस्पोजल पे हैं। इसी पैसे में उनको केवल प्रॉपर ट्रेनिंग टैग के साथ हम दिल्ली पुलिस की बसों में लगाएंगे। केवल ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है, सही तरीके से उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का तरीका। इसमें कोई बहुत भयानक खर्च नहीं आना जा, कोई पैरेलल पुलिस नहीं खड़ी कर रहे हैं। 1 महीने में किया जा सकता है। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी नहीं, कोशिश जारी पूर्ण राज्य के दर्जे कह रहे अचीव करेंगे कि आप पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। दिल्ली की सुरक्षा किसके पास में है? दिल्ली पुलिस के पास में है। तो जो सीसीटीवी का कमांड होगी वो किसके पास होगी? आप दिल्ली पुलिस को देंगे या अपने पास रखेंगे? देखिए सर, दो चीजें मैं बताना चाहूं। एक, हमारी एज कहां से आएगी? कुछ समस्याएं हैं जो हमारे आपके इन पार्टियों जो भी सत्ता में रहेगा उसके सामने और सबके सामने, इनमें 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस कहां से लाएंगे? आज जब अभी ओबामा जी आए थे तो एक टेक्नोलॉजी थी जो शायद हमें कम लोग जानते होंगे। एक मॉब है, हमारे पास एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में हमारे पास 1,000 चेहरे जो सस्पेक्ट हैं, 1 लाख लोगों का क्राउड है। कैमरा रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एक सस्पेक्ट है। ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब उसका कंट्रोल कमांड, लोगों ने ये तक कहा इस दौरान कि आप तो लगा देंगे 10 लाख कैमरे, 2 लाख 50 लाख कैमरे लगा देंगे, उनको देखने के लिए कितने लोग चाहिए, वो कहां से आएंगे? मॉनिटरिंग सस्पेक्ट इंसिडेंट, आप कोई 24 घंटे, देखिए 2 फर्क है। बैंक का सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसको आप मॉनिटर करें, आपकी फैक्ट्री का कैमरा नहीं है। आपने किसी इंसिडेंट को रिट्रीव किया, रिट्रीव करके निकाला सस्पेक्ट कौन है, इंसिडेंट क्या हुआ था, अभी तो आपका रिकॉर्ड ही नहीं कि इंसिडेंट हुई कैसे। आपको इसी सारी चीज आपकी लाइट में रिट्रीवेबल रिकॉर्ड रहेगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस के पास हो चाहे किसी के पास। हमें कोई दिल्ली पुलिस का विश्वास थोड़ी है, वो पाकिस्तान पुलिस राजदारी जी बिल्कुल दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और उनको देंगे। सवाल रिट्रीवेबल रिकॉर्ड है, उन्हीं को देंगे। सवाल सीधा है। जी जी, हर 12 लोगों पे एक कैमरा लग रहा है। हर 12 लोगों में आप जितने कैमरे लगा रहे हो उसका कंट्रोल एंड कमांड किसके पास? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के पास कंट्रोल है। जिस भी सिक्योरिटी एजेंसी, देखिए 3 चीजें, एक हो गया प्रिवेंशन, दूसरा हो गया प्रोसिक्यूशन, आप डेटरेंट की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई घटना हो गई और उसकी इन्वेस्टिगेशन तो दिल्ली पुलिस कर रही है। हमने ये मान लें, ये ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि आपके सीसीटीवी कैमरे जो लगेंगे उसका कंट्रोल एंड कमांड दिल्ली पुलिस के हाथ में होगा। सबके लिए रिट्रीवेबल है। कल अगर ब्लास्ट रिट्रीवेबल होगा, लेकिन कोई कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी तो होगी ना। डीवीआर कितने लगेंगे स्टोरेज? मेरी बात सुन लीजिए। देखिए 2 प्रश्न आए मूल सर, मेरी अभी देखिए, अभी भी सवाल का जवाब पूरा नहीं हो, मुझे 10 सेकंड है। आपने बहुत सही सवाल किया है, आप सुनिए। इसके लिए मुझे सीआरपीसी में नहीं जाना है, इसके लिए मुझे एसएचओ होना जरूरी नहीं है, इसके लिए मुझे एसीपी होना जरूरी नहीं है। एक डेटाबेस है केवल वो। आज अगर ब्लास्ट होता है तो वो एनआईए लेगी, अगर वहां पे छेड़छाड़ होती है तो वो पुलिस लेगी, अगर थेफ्ट होती है तो उसको तीसरी एजेंसी लेगी। किससे लेगी? जो भी ये जो हमारा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करेगा? कंट्रोल और कमांड दिल्ली पुलिस के पास हो सकता है। तो ये हो सकता नहीं, होगा किसके पास? किसके पास होगा? जितनी बेचैनी लास्ट लाइन डिटेल की है,
ये बहुत उत्साहजनक है। कार्यक्रम में दिलचस्पी बहुत उत्साहजनक है। मैं आपसे कहता हूं कि ये आखिरी डिटेल, अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसकी कॉस्ट तक वर्कआउट कर ली, अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसकी टेक्नोलॉजी वर्कआउट कर ली, इसके आगे अगर इसकी दिलचस्पी विपक्ष की रहेगी तो शायद हमारी जनता की है ना, आप जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमने क्या क्या वर्कआउट किया? हमने कहा कि अगर हम 10 लाख कैमरे लगाएंगे वाईफाई के ऊपर तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, उनको एस्टैब्लिश करने का खर्च कितना आएगा, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या लेटेस्ट अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट क्या, ये हमने वर्कआउट करने की कोशिश की, राइट, कि जिससे कि किसी भी एजेंसी को जिसका जुरिस्डिक्शन हो वो उसको कंट्रोल कर सके, उसको रिट्रीव कर सके कि कत्ल हुआ तो ये, ब्लास्ट हुआ तो ये, लेकिन जिसको जो बेस्ट ऑपरेशनल तरीका हो। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर पुलिस कंट्रोल लेना चाहेगी देयर इज नो हार्म, इट्स जस्ट दैट वो पर्टिकुलर मोमेंट का फुटेज अवेलेबल है, दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट। और अगर इसकी बेनिफिट नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीपक जी 3 प्रश्न आए, बिजली का प्रश्न आया, इन्होंने कहा सीएजी करेगी उसके बाद करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कहा। दूसरा प्रश्न पूर्ण राज्य का दर्जे का आया तो उन्होंने कहा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी नहीं रखा, केंद्र सरकार नहीं चाह रही है, कांग्रेस ने भी कहा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। तीसरा प्रश्न आया पुलिस वाला, सिक्योरिटी वाला। तीनों ही प्रश्नों के अभी तक कोई सीधे जवाब लगता है कि नहीं है। हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं, जी प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, एक मिनट आ रहा हूं, प्रदीप सिंह जी। आपने कहा कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। आपका एक आरोप है कि बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं। मान लीजिए सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें ऐसा नहीं हुआ कि चोरी हो रही है, तब वो बिल आधे कैसे होंगे? क्या कोई प्लान बी तैयार किया है? उसके लिए पैसा कहां से आएगा? प्रदीप जी, हम लोगों ने, एक तो ये पब्लिक रिकॉर्ड है, सिंपल गूगल सर्च आज जैसे बताती है, ये कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि जो एक वर्जन स्टडी है जो सीएजी कर रहा है। ये लॉसेज, जैसे मैंने कोट किया कि एयरपोर्ट पे इनकी बुक्स, सीएजी मान लीजिए कहता है ठीक हो गया, एक मिनट प्लान बी बताइए। एक मिनट मुझे बताने, जवाब तो देने दीजिए। वही सवाल उन्होंने पूछा, प्लान बी आपने केवल अंडरलाइन किया, फिर एयरपोर्ट पे पहुंच गए। देयर इज नो फ्रेश क्वेश्चन इन इट, दिस हैज जस्ट बीन अंडरलाइन बाय हिम, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि ये जांच इसलिए हो रही है कि इस पे स्टडी होने के बाद इतनी मोटी रिपोर्ट है जो इस घपले से भरी हुई है कि कैसे ये फज की गई है बुक्स। उन्हीं पुरानी बुक्स की स्टडी हो रही, नई बुक्स की स्टडी नहीं हो रही है सर। वही रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराने के लिए कह गए कि वी वांट टू लुक एट द ओरिजिनल रिकॉर्ड, वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट दैट हैज बीन डन। दैट्स व्हाट सीएजी सेज। तो सीएजी उसमें जो मैग्नीट्यूड है फजिंग ऑफ बुक्स का और रेवेन्यू का, जनरेशन का और खर्च का जो फर्क है, जो उन्होंने ओवर इनवॉइसिंग की है, जो चीजें पॉइंट आउट हो चुकी है ब्लैक एंड व्हाइट में, रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उसी से यह पता लगता है कि 50% तक कम हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि वो जब कम होंगे उससे पहले हम ये कर रहे हैं। आपने पूछा कि जैसे मान लीजिए कि 200 करोड़ रुपए की, सुनिए, जैसे 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं आप, उसी सवाल जनता का पैसा इन्होंने सवाल इन्होंने दीपक जी, कांग्रेस पार्टी सब्सिडी देती थी तो यही कहते थे कि बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ। नहीं, आज हम पूछना चाहते हैं आप क्या सांठगांठ कर रहे हैं? अभी तो पूरा सवाल, आपने सब्सिडी भी दी थी, जाने से पहले 49 दिन में आपने बीएसईएस को सब्सिडी भी दी। बड़ा कंफ्यूजन अभी मुझे लगता है होता है। अभी भी ऐसा कई बार हमारी चीज में इनर्शिया होता है। हमने एक बॉल को दिया ना, वो अचानक रुकना नहीं चाहती। चलो दीपक, ये तो थोड़ा उलझा सवाल है, एक सीधा सवाल पूछो। नहीं, पहले प्रदीप जी का एक छोटा सा सवाल, राजबिहारी जी आपसे अनुमति लेके जवाब देना चाहता हूं। सब्सिडी का सवाल आपने पूछा, हमने दोनों बार ट्रांसपेरेंट सब्सिडी दी थी, और मान लीजिए 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने दी थी। जिस क्वार्टर में हम थे उस क्वार्टर में 3800 करोड़ रुपीज उस क्वार्टर की हमसे पहले वाली से। एक मिनट नहीं, सुन लीजिए अभी हम ये अरविंद केजरीवाल से सुन चुके हैं ये जवाब। सुने नहीं सर, तो उन्हीं की पार्टी से हाँ सुन लीजिए। आप पिछले 5 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर स्टेट में, सेंटर में लास्ट क्वार्टर में टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये आपका कोई कमाल नहीं था सर। उसके लास्ट क्वार्टर में एक बात जी, दूसरी बात वो जनता का ही पैसा है। करस्पॉन्डिंग क्वार्टर वो जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो आप कहीं से अतिरिक्त आय लेकर नहीं आए। सही कह रहे हैं प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि हम आपसे पैसा लेंगे और उसमें से कुछ पैसा आपको दे देंगे। ओके, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज ओनली स्पेंडिंग पब्लिक मनी ऑन पब्लिक, isn't it? Do we expect political parties
to earn money from somewhere else, not from the public resources, not from the public exchequer, and spend it on public. It's not that. Governance is spending public money smartly on public. दीपक ये शासन आप हिंदी में करेंगे कि अंग्रेजी में? जी हिंदी में करेंगे। तो हिंदी में ही रखेंगे। मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूं कि गवर्नेंस बिल्कुल सही सवाल है। इसकी माफी के साथ मैं लोगों को पता लगे। जी दोबारा से आपका बिल्कुल सर पॉइंट टेकन। मैं दोबारा से इसी को बता रहा हूं, बी शॉर्ट में बताइए। नहीं, इसी को बता रहा हूं कि गवर्नेंस का शायद मतलब यही, जैसा मैं समझता हूं कि सारी सरकारें जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, पब्लिक का जो रेवेन्यू आ रहा है, जो हम सब टैक्स के रूप में देते हैं, इसी को सही ढंग और स्मार्ट तरीके से खर्च करके उतने पैसे में ज्यादा काम करने। इससे मतलब है गवर्नेंस में ये भी है जी कि आप राज्य की आय बढ़ाएंगे टैक्स लगाए बिना। क्या ऐसे नए तरीके अपना सकते हैं? उसकी बात कहीं आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। नहीं सर, ये बहुत बार रिएटरेट की, शायद हमारी कमी रह गई कि हम कम्युनिकेशन में आप तक पहुंचा नहीं सके। हमने यही बात कही है कि जो ऑर्थोडॉक्स तरीके सो कॉल्ड है रेवेन्यू बढ़ाने के, हमने 3 महीने में ये देखा। एक सवाल भी आपने उठाया था कि करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, इस क्वार्टर से उस क्वार्टर को मिला के आपने बोला कि पिछले क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर में ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, पर पिछले साल के रेवेन्यू के मुकाबले इस क्वार्टर में हमने कितना बढ़ाया उसका फर्क देखा आपने? 2800 करोड़ रुपए। सर हमने रेवेन्यू ज्यादा करके दिखाया, उसका बड़ा सिंपल तरीका, जो हमारा एक्सपीरियंस सुन लीजिए, हो सकता है गलत हो। हमारा केवल ये कहना, अरविंद का ये कहना है कि जो ऑर्थोडॉक्स तरीके, कन्वेंशनल तरीके रेवेन्यू बढ़ाने के, वो क्या है? रेट्स बढ़ाइए, दबाव बढ़ाइए, मानिए कि व्यापारी चोर है। हमारा मानना है कि ये रेट्स केवल रिश्वतखोरी के लिए होती हैं। सरकार और अधिकारी जब रिश्वत लेना बंद कर देते हैं, ईमानदार 99% बिजनेसमैन से ज्यादा बिजनेसमैन ईमानदार बिजनेस है जब वो रेवेन्यू सरकार के पास आता है। आप संदेश ये दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार में सेल्स टैक्स में या वैट डिपार्टमेंट में जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं और दिल्ली के जो व्यापारी हैं सब ईमानदार हैं। अगर उनके यहां रेड ना हो, हम रेड संस्कृति से इस देश का व्यापारी जिसने हमें भेजा है, उसने ये हमें बिल्कुल बताया कि साहब रेड राज बहुत, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस, आप कितने अगर जितने ये आप मान के चल रहे हैं कि व्यापारी भी होंगे पूरी तरह से ईमानदार है। 4 दिन में 152 रेड हुई, वो क्यों हुई? देखिए 150 आरटीआई से ये निकाला, ये हमें बिल्कुल बताया कि साहब रेड राज बहुत, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस, आप कितने अगर जितने ये आप मान के चल रहे हैं कि कुछ व्यापारी भी होंगे पूरी तरह से ईमानदार है। 4 दिन में 152 रेड हुई, वो क्यों हुई? देखिए 150 आरटीआई से ये निकाला है 152 रेड। अनुज जी और स्मिता, एक सवाल लेता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। ऑर्थोडॉक्स तरीका है ये, 20 साल पहले मनमोहन सिंह की पहले बजट पे जाइए तो वो खत्म हो चुका है इस देश से। केंद्र सरकार में भी और कई सारे राज्यों में भी लगातार टैक्सेस में कमी की गई है, इसलिए आप कोई बिल्कुल नया आइडिया लेकर के नहीं आए हैं, एक बात। दूसरा, अगले साल से फाइनेंशियल ईयर 16-17 से 1 अप्रैल से जब देश में जीएसटी लागू होना है तो आप वैट का क्या करेंगे? आप क्या कर पाएंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपने मुझे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपको अपना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया शेयर करूं, क्योंकि आप 5 साल में करने वाले। बिल्कुल स्मिता, एक मिनट दीपक, स्मिता से भी सवाल ले लेते हैं। नहीं, मेरा सवाल फुल स्टेटहुड दिल्ली को दिए जाने का, पूर्ण प्रदेश बनाने की जो मांग है उसको लेकर है। मैं ये सवाल दीपक से इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि ये क्या चाहते हैं वो आज साफ हो चुका है। अभी सरकार ने शपथ भी नहीं ली है और इनके नेता आज गृह मंत्री से मिले, राजनाथ सिंह से, और बैठक से बाहर आकर मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि हमें केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए पूरा काम करेंगे और पुलिस की बात भी की। मेरा सवाल आरती मेहरा जी से है कि इस बार चुनाव में तो आप लोग पूर्ण राज्य वाले मामले को गोल कर गए और उसका नतीजा हमारे सामने है। मैं अब ये जानना चाहती हूं कि भले ही अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन केंद्र में अभी 5 साल आपके पास बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में क्या कम से कम अब चुनाव खत्म होने के बाद, जबकि अरविंद केजरीवाल जाकर मिल चुके हैं, क्या बीजेपी ये कृपा करेगी हमें बताने की कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर पार्टी और केंद्र सरकार क्या मंशा लेकर चल रही है? क्योंकि जैसा हमें दिखाई दे रहा है, आई डू नॉट वांट टू बी प्रिजम्पटिव, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है ये सबसे बड़े टकराव का कारण इन दोनों सरकारों में बनने जा रहा है। बहुत चुनौतियों भरा है और ये इतना आसानी से होने वाला नहीं है। ये मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी से लेके इस पे जब हमारी ही सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तब भी इस पे चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन इसमें बहुत अलग अलग चैलेंजेस हैं। इसी के साथ बाद में कांग्रेस ने भी अपने पहले मैनिफेस्टो में रखा, उसके बाद दोनों मैनिफेस्टो में नहीं रखा, क्योंकि शीला दीक्षित जी को भी समझा दिया गया
कि किन किन कारणों से, क्या क्या वो बड़े कारण है, ये राजधानी कैपिटल की क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या और बड़े कारण है जिसके कारण ये नहीं हो सकता। अब इनकी पावर पे है, इन्हें भी आपको पता है। इन्होंने कह दिया कि मुमकिन नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, मुझे आश्वासन। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भी इसकी व्यवहारिक समस्याओं को जानती थी। बीजेपी ने भी 2 चुनाव में वोट मांगा, सत्ता के करीब आए तो पीछे हट गए। अब इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने तो केवल जनता को गुमराह किया। पूर्ण राज्य के मामले में दिल्ली की सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है और बीजेपी मना कर रही है। तो पूरा स्पष्ट है कि पूर्ण राज्य का कब्जा नहीं। हाँ, कंक्लूड करता हूं। एक, हम बहुत आशा के साथ, कोई कन्फ्रंटेशन हम दिल्ली के लिए क्यों, हमारे व्यक्तिगत ईगोज में अगर दिल्ली का नुकसान हो, हम अपना ईगो अभी जमीन पर रखते हैं। माफ कीजिएगा, पहली चीज सुन लीजिए, एक बात सुन छोड़ दिया ये। लीजिए, बात नहीं है, पूर्ण राज्य का बात मिलता हो तो रख दीजिए। सर जी, अब मुझे अगर जवाब नहीं देने, मुझे लगता है आपने मुझे कंक्लूड करने के लिए बोला था, राइट? सो आई वुड नीड 1 मिनट अनइंटरप्टेड जस्ट टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस। मैं अपना बात कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्तिगत टकराव नहीं, हमने केवल ये कहा, हम खूब सारी आशावादिता के साथ, क्योंकि केंद्र ने हमें आश्वासन दिया, अलग अलग प्रधानमंत्री ने कहा, वेंकैया नायडू जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम हर तरह का कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देंगे, इसलिए हमें उम्मीद है। दूसरी चीज ये कि जैसा कि आरती जी ने भी अंडरलाइन किया कि जब उनके गृह मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री थे, तब भी उनके लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद इसी उम्मीद से नेक्स्ट मैनिफेस्टो में भी रखा, 2013 के मैनिफेस्टो में, तो हम जा रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट की गई है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमको बिना फुल स्टेटहुड के, तो पहले तो हम वही ले लेंगे। रिपोर्ट की हुई है, रेडी है हमारे। ये डाइल्यूशन है दीपक, नहीं डाइल्यूशन नहीं, स्टेटहुड के लिए नहीं। सुनिए, नहीं मान लीजिए नहीं दिया केंद्र सरकार ने, तो क्या आप फिर धरना देंगे? ये देखिए, मैंने सुनिए, ये एक्चुअली क्या है, एक मैं आई वुड रिक्वेस्ट, मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा, अपने साथियों से, उनका जो जील है उसको सलाम करते हुए, कि अब हमें जरूरत है, हम तीनों पार्टियों की जरूरत है कि हम पॉलिटिकल इनर्शिया से बाहर निकले। चुनाव खत्म हो चुके हैं, 5 साल बाद होंगे, हम सब मिलकर दिल्ली बनाए। आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला, तो साथ में काम करें ना, आप फिर केंद्र सरकार के प्रति वो भावना रखें जो आप हमसे दिल्ली के प्रति भावना। चलिए, सब अच्छी भावना रखें, जिसकी भावना हमसे पहले दिन ही जमीन मांगते हैं, 20 कॉलेजेस के लिए पहले ही, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गांव गांव गया, गांव के एक एक चौधरी मुझे जमीन देने को तैयार है स्कूल की। अब आपने कहा ये सब बातें, अब आप छोटा सा प्रश्न, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अभी हमने शपथ लेनी, मेरा ख्याल 1 दिन बाद, और अगर कोई संभावना होती तो शायद सारे वादे आज ही पूरे जाते। चलिए थोड़ा सा समय दें हमें, वादे तो पूरे करने हैं दीपक, क्योंकि जनता इस कसौटी पर आपको जरूर कसेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज दीपक भाई मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास इससे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अगर हम फेल हुए तो जनता का यह विश्वास उठेगा कि राजनीति बदल नहीं सकती है, केवल झूठे वादे करते हैं। हमने कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाया, हम पूरी जान लगा देंगे कि आपको इन वादों पर डिलीवर करके दिखाएं ताकि राजनीति बदले। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको दीपक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका रास्ता कठिन नहीं, बेहद ही मुश्किल है और इसी डगर पर आपको आगे चलना है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।